हेलो। सो क्लास एक कौन गया? तो भाई बात ऐसी है, कौन? शिवांशु? क्यों क्यों? बैग लेके पानी भरने गया? तुम लोगों की हरकतें ऐसी हैं, वो इस चक्कर में नहीं गया। तो चलिए भाई क्लास, पीछे गर्ल्स, भाई इधर बॉयज। ऐसा है कि ड्यूअल नेचर हमने शुरू किया था और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, आज जो करवाऊंगा ना 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्या बोल रहा हूं? आज की क्लास से 100% एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्योंकि एग्जामिनर का हर साल का फिक्स है। एक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, एक क्वेश्चन डी ब्रोगली, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक डी ब्रोगली, 5 नंबर का चैप्टर बना देता है वो उसको। तो आज बस एक टॉपिक कराना है मुझे, डी ब्रोगली का। तो भाई ढंग से समझना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक बार समझ में आ गया काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए 2 नंबर का पक्का हो जाएगा। 2 नंबर पक्के करो आज अपने, ठीक है? सही बच्चे, 2 नंबर पक्के होंगे आज की क्लास के बाद, ठीक है? सुनो, क्या करना है, हमें समझाना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब देखो भाई, ऐसा है कि इसके थ्योरी पार्ट पे जाने की जरूरत है नहीं। सिंपल बात करते हैं सीधी, कि डी ब्रोगली का ये मानना था कि एवरी मूविंग पार्टिकल जिसके पास कुछ मास है और कुछ वेलोसिटी है, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर्स। हर कोई एक मूविंग पार्टिकल के पास कुछ वेव जैसे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। वेव जैसे बिहेवियर्स होते हैं। जैसे वेव के पास बिहेवियर आप लोगों ने पढ़ा, डिफ्रैक्शन का बिहेवियर होता है। वेव अपने रास्ते से डेविएट होती है, जैसे लाइट होती है वो ऐसे ऐसे फैलती है। तो हमारे पार्टिकल्स के पास भी कुछ वेव जैसे कैरेक्टर्स थे। तो अगर कोई पार्टिकल है एम मास का वी वेलोसिटी चल रहा है, जैसे एक बॉल है तो एम मास की वी वेलोसिटी चल रही है, एक इलेक्ट्रॉन है एम मास का वी वेलोसिटी चल रहा है, तो इसकी चलते हुए ना इसके पार्टिकल नेचर तो है, बुलेट लाइक नेचर तो है, जैसे बुलेट होती है, लेकिन पानी का जैसे वेव कैरेक्टर होता है, वैसे कुछ वेव जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके पास मौजूद होते हैं। बस डी ब्रोगली यही कहना चाह रहे हैं कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर। क्या बोला इन्होंने? एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर्स एंड द वेवलेंथ ऑफ वेव इज गिवन बाय, कोई बच्चा बात नहीं करेगा भाई। और जो वेवलेंथ है वो किस फॉर्मूले से दी जाती है? बोलो h अपॉन में बोलो क्या? mv। अगर उस पार्टिकल का मास है m, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी, बिकॉज अगर वेव जैसा कैरेक्टर है तो वेव जैसा कैरेक्टर होने का मतलब होता है ऐसा कुछ कैरेक्टर उसके पास है तो पक्का क्या होगी? बोलो वेवलेंथ भी होगी। क्या होगी? बोलो। और जो वेव लेंथ होता है उसका फॉर्मूला बोलो क्या होता है? h अपॉन में क्या बोलो? mv, वेयर h स्टैंड्स फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट हैविंग अ वैल्यू ऑफ 6.626 into 10 to the power minus 34। सो गाइज, मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, ध्यान सुन लीजिएगा। अगर आपको जूल में लेना है तो आप लोगों को पता ही है कैसे लेना है, जूल सेकंड, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आजकल हम इसको ये ले रहे हैं, लेकिन लैम्डा का फॉर्मूला होता है h अपॉन में mv। पहली बात सबको समझ में आ गई? तुम लोग जानते हो कि मैं mv को चाहूं तो मोमेंटम लिख सकता हूं। क्या तुम लोग जानते हो कि मैं mv को मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम भी बोल सकता हूं? तो इस पार्टिकल के पास जितना इसका मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो उसका मोमेंटम है, तो वो p से डिनोट कर सकते हैं। उसको किससे डिनोट कर सकते हैं? p से, ठीक है? अनामिका ज्यादा कुछ नहीं बताया है। एक पार्टिकल जब मूव करता है तो डी ब्रोगली में कॉन्सेप्ट हमने बताया था, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर्स एंड द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय h अपॉन में क्या? mv। मास और वेलोसिटी ऊपर h है बच्चों, mv को मैं क्या लिखता हूं? बोलो p लिखता हूं। और इसी मोमेंटम का, क्योंकि कोई चीज चल रही है तो उसके पास मोमेंटम भी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, मोमेंटम भी। और आप लोग जानते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है, p इज इक्वल टू में होता है √2m के। ये रिलेशन होता है। किसी को लगे आए कैसे, तो भाई 2 मिनट लगेंगे। आप जानते हो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो मैंने कैसे रिलेट करा बच्चों? बातें नहीं प्लीज। ऊपर मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर m से करा, नीचे m से करा, तो ऊपर हो गया m² v², नीचे m। बोलो क्या बन जाएगा? p² बाय में 2m, और मेरा जो p² का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा? 2m के। p का वैल्यू हो जाएगा
ध्यान से समझिए, P का वैल्यू हो गया रूट ऑफ 2m के। ये रिलेशन बनाया भाई, P हो गया mv काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई, m स्क्वायर v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर अपन में 2m, p स्क्वायर 2m के, p स्क्वायर में रूट ऑफ 2m के। ये हमने 11th क्लास में भी करा था, याद आ रहा है? अबे नालायक इधर देख, हंस रहा है कि सर 2x की स्पीड पे आ गए। अबे ये जो चीज आसान सी है उसको 2x पे बताएंगे। अब सुनो, लैम्डा कितना आ गया, h अपॉन में कितना आ गया, रूट ऑफ 2m के। कोई प्रॉब्लम है? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही यहां तक आप लोगों को? यार लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv को p लिख दिया, p को रूट ऑफ 2m के लिख दिया, k स्टैंड्स फॉर द काइनेटिक एनर्जी। लवेश इधर देख ले भाई क्या ड्राइंग बना रहा है। अब सुनो भाई, अब लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर मान लीजिए कि कोई मेरे पास पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको कुछ वेलोसिटी v मिला हुआ है और उसका कुछ चार्ज भी है q, तो अगर यहां पर मैं आप लोगों को लिए एक पोटेंशियल लगा दूं, आप जानते हैं ना, जैसे मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पता है कलेक्टर प्लेट पे एक पोटेंशियल लगता है, याद आ रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कलेक्टर प्लेट पे क्या लगता है, एक पोटेंशियल। मान लो कि ये v पोटेंशियल है, तो आपको पता है ना कोई भी पोटेंशियल चार्ज पे काम करेगा कैसे, अगर प्लस का है और चार्ज भी प्लस का तो उसको धक्का देगा, माइनस का है तो अट्रैक्ट करेगा। अरे यार पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगी और नेगेटिव को बोलो क्या करेगी, अट्रैक्ट। नेगेटिव प्लेट होगी तो नेगेटिव को रिपेल करेगी, नेगेटिव को रिपेल करेगी, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक प्लेट के ऊपर जैसा मर्जी पोटेंशियल हो, वो अपने सामने वाले चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगी या बोलो क्या करेगी, रिपेल। इसका मतलब अपने सामने वाले चार्ज के ऊपर वर्क डन करेगी, क्या करेगी बोलो। और क्या तुम लोगों को याद आ रहा है कि अगर किसी भी प्लेट के ऊपर किसी भी प्लेट के ऊपर v पोटेंशियल है और इसका चार्ज q है, तो ये वाले जो पोटेंशियल है इसके ऊपर कितने का वर्क डन करती है बोलो, qv का। मैं आपसे ये बोलूं कि इसको कितने की काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है, इसको कितने की काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है, किसी भी चीज को उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है जितना उसके ऊपर काम होगा। इस पेन को यहां से कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसके ऊपर कितना काम करूंगा। तो जितना मैं वर्क डन करूंगा उतनी ही बोलो क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द पार्टिकल। सो मुझे तुम बस ये बताओ कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कभी भी कोई v एक्सेलरेटिंग, इसको मैं बोलता हूं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्या बोलता हूं इसको। हर साल सीबीएसई इस टॉपिक को रिलेट करवा देता है, या तो इसी चैप्टर के अंदर या मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर जो था ना, उधर भी मैंने एक आध क्वेश्चन ऐसा बताया था आप लोगों को, इस टॉपिक को रिलेट करवाता है उधर वाले कॉन्सेप्ट में। बताऊंगा किस तरीके से, जब मैं कराऊंगा उस चैप्टर को तब बताऊंगा फिर से। तो याद करिएगा, अगर मेरे पास एक v पोटेंशियल है तो किसी q चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन होगा बोलो, q इंटू v। तो मैं बोलूंगा जितना वर्क डन होगा उतनी बोलो उसको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू दैट वर्क डन व्हिच इज इक्वल टू qv, व्हिच इज इक्वल टू किसी भी चार्ज पार्टिकल को कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर कितना काम हुआ। तो सभी बच्चे बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी मिला बोलो। तो भाई एक बात ध्यान रखना, लैम्डा के कुछ कह रहे हैं बच्चे कितने फॉर्मूले हो, कुछ नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv था, mv को p लिखा, मोमेंटम की टर्म्स में ये है, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में ये बन जाएगा। और किसी भी अगर मैं चार्ज को किसी v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा रहा हूं, कार्तिक v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा रहा हूं किसी चार्ज को, तो उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, qv। कितना मिलेगा बोलो, qv। जिसमें ध्यान रखना भाई, q माने चार्ज और v माने क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्या है बोलो, कितने की पोटेंशियल से आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो उसके हिसाब से ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। अगर ज्यादा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बनेगी, ज्यादा बड़ा चार्ज है ज्यादा बड़ा वर्क डन होगा, मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बनेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रितिका नहीं आई बात समझ में? तो सबको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, h अपॉन में mv, h अपॉन p, h अपॉन रूट ऑफ 2m के और h अपॉन में रूट ऑफ 2m के की जगह पे क्या आ गया, qv। एक एक बात का लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई रटना तो नहीं पड़ रहा है इसके अंदर कैसे लिखा हुआ है। अब यार एक चीज और याद रखिएगा, जो ये चार्ज और मास है ना, हर पार्टिकल का एक जैसा होता नहीं है। अब आपको ये वाली गेम सारी समझ में आ गई, पहले बताओ इतने तक समझ में आ गया सब कुछ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी। इसके बाद की कहानी क्या है वो सुन लो, यहां तक डन। इसके बाद सुनो भाई, इसके बाद मैं बताता हूं कि किन किन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा सकता है। ये एक्सेलरेट करवा सकता है इलेक्ट्रॉन को, ये एक्सेलरेट करवा सकता है प्रोटॉन को, ये एक्सेलरेट करवा सकता है आप लोग, नहीं न्यूट्रॉन तो नहीं होगा, न्यूट्रॉन तो चार्ज जीरो होता है, तो ड्यूट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन। मैं तीन चीजें लेता हूं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। बच्चों मैं पहले भी सिखा चुका हूं तुम लोगों को इन तीनों के बारे में, फिर दोबारा सिखा रहा हूं आज, याद रखिएगा इसको। यहां पर मैं इनके मास लिखता हूं, यहां पर मैं इनका, भाई अगर प्रोटॉन का मास mp होता है तो ड्यूट्रॉन का जो मास होता है ना वो 2 mp होता है, 2 mp।
इसका चार्ज अगर मेरा प्लस ई होता है तो इसका चार्ज भी प्लस ई ही होता है। अब अगर आपके मन में थोड़ा डाउट है कि सर ये कैसे चल रहा है, कैसे है सर, तो देखो यार मैं थोड़ा सा समझा देता हूं तुम लोगों को। प्रोटॉन कैसे है, तो प्रोटॉन तो सिंपल सी बात है, आपको पता है एमपी मास हो गया, चार्ज कितना होगा प्रोटॉन पे, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस ई तो इस पे प्लस ई होता है। ड्यूट्रॉन की बात कर लो आप लोग, जो ड्यूट्रॉन होता है ना वो इससे बना हुआ है, ये होता है ड्यूटीरियम। ये कौन होता है, ये हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप है, सेकंड आइसोटॉप। अरे एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटीरियम होता है, एक ट्रीटियम होता है, पता है बात, पता है तो ठीक है, तो रट लेना। हाँ और क्या कर सकते हैं, ये तो छोटी क्लास की चीज है। तो ड्यूटीरियम, अब सुनो अब ड्यूटीरियम के अंदर क्या होता है, नीचे वाला नंबर आपको बताता है कि कितने प्रोटॉन है, बातें नहीं यार प्लीज। ऊपर वाला नंबर बताता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कितने हैं। तो नीचे बता रहे एक प्रोटॉन है और ऊपर बता रहे दोनों मिला के, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 2 है, तो मतलब एक न्यूट्रॉन भी है, और हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी है। ये ड्यूटीरियम है, ये ड्यूटीरियम है, ड्यूट्रॉन नहीं है। जब ड्यूटीरियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, जब ड्यूटीरियम एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जब हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटॉप कुछ ऐसा बन जाता है H12+, जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और कैसा बन जाता है बताओ जरा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, तब इसको बोलो क्या बुलाते हो तुम लोग, तब इसको बोलो क्या बुलाते हो, ड्यूट्रॉन। क्या बुलाते हो, तो ड्यूट्रॉन के पास मास कितना होएगा, 2 पार्टिकल है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे इसका मास कितना हो गया, 2 MP। चार्ज कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया, दिमाग लगाओ, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ई, तो प्लस ई का चार्ज सेम है भाई। आप चाहे तो डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। सेम बात करते हैं हम किसके ऊपर, बोलो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर। एक सेकेंड भाई, देखो इस चीज को ना हल्के में मत लीजिए बिल्कुल भी आप लोग ना, क्योंकि मैं बता रहा हूं यही तो गड़बड़ करवाएगा तुम्हारे पेपर के अंदर, अगर तुमने ढंग से नहीं समझा इस चीज को। तो यहां कर देता हूं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों तुम लोग इसके बारे में जानते हो, हीलियम 2-4, तो ये तो हीलियम एटम है। हीलियम में क्या होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तभी तो वो 4 बन रहे। अरे 2 नीचे और 4 ऊपर, मतलब 2 प्रोटॉन है और ऊपर वाला नंबर बताता प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के कितने हैं, तो मतलब कि 2 न्यूट्रॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है 2 होते हैं। बट दिस इज नॉट अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। सुधांशु इधर, जब हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा मतलब +2 बन जाएगा, तो बोलो क्या होता है। अरे सीबीएसई को भरोसा नहीं, वो आपसे अल्फा पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है। हीलियम +2 होता है, हीलियम +2 को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब इसका मतलब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और ऐसे, ये है अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब तुम सब बच्चे में जाओ, इसका मास कितना होगा, 4 पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो कितना मास होगा, जितना इसका मास है उससे बोलो कितना गुना, 4 गुना। चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा +2E, कितना होगा बोलो। तो भाई एक सिंपल सी चीज याद कर लीजिए, अगर आपको समझ आता है बहुत बढ़िया है कि ड्यूट्रॉन किससे मिलकर बनता है, समझ आता है बहुत बढ़िया, नहीं समझ आता याद कर लो कि प्रोटॉन का मास MP, तो ड्यूट्रॉन का मास उससे दुगुना होता है और अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है। चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे E, ड्यूट्रॉन पे E और अल्फा पार्टिकल पे 2E होता है। याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते, नहीं आ रहा समझ में, पक्की बात है। और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत हल्का होता है, आप लोगों को सबको पता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा होता है, चार्ज वाइज सेम होते हैं। तो ध्यान रखना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी है तो ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल तो बहुत भारी हो गए, आपको पता लग गई होगी वाली चीज। तो अब मेरी पूरी बात सुनो भाई, अब ये खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में बस यही चीज थी, मेरी बात को ढंग से सुन लीजिए, बस इतना ही हम लोगों को समझना था जो मैंने आप लोगों को बताया। क्या क्लास, दोबारा बता रहा हूं, every moving particle is associated with some wave like character according to the de Broglie. Every moving particle is associated with some wave like character and the wavelength associated with that particle is equal to h upon में क्या mv। सब बच्चे याद करें कितनी वेवलेंथ एसोसिएट होती है, बोलो h upon में क्या mv। mv बोलो क्या होता है p बोलो क्या होता है √2m के। और कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉरी कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्यों भी, क्योंकि जितना बर्डन होएगा उसके ऊपर, मतलब कि अगर किसी भी चार्ज को तुम v पोटेंशियल से एक्सीलरेट करवा रहे हो तो उसके ऊपर कितना काम होने वाला है QV, तो उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है, बोलो QV। लेकिन मैं बार बार आप लोगों से एक बात कह रहा हूं, अरे यार देखो यार QV जो है इसमें ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले में MB है QV है, और जैसे जैसे पार्टिकल्स आएंगे सबका मास और सबका चार्ज बोलो क्या होता है, अलग होता है। प्रोटॉन का मास चार्ज अलग है, न्यूट्रॉन का मास चार्ज अलग है, अल्फा पार्टिकल का मास चार्ज अलग है। सर मास और चार्ज का बड़ा रोल रहेगा इस वेवलेंथ के अंदर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, अगर मैं तुम लोगों से वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में या वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाने को बोलूं तो इनवर्स रिलेशन ऐसा बनेगा, अरे बता दो यार, सिंपल है। और मैं अगर तुमसे सेम ग्राफ बनाने को बोलूं काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में,
सेम आएगा यार, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी इनवर्स। तो ये ग्राफ पहले भले ही ना कराओ, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रही बात समझ में। एक ग्राफ और बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसका, वो किसका ग्राफ है? तुम्हें पता है लैम्डा किसके बराबर है? अगर मैं तुम लोगों से क्लास प्लीज, बस ये लास्ट चीज है, उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे। ये वेवलेंथ है और ये 1/√v है यार। 1/√v तो बिल्कुल सामने आएगा ना क्लास। लैम्डा इधर है, 1/√v इधर है, तो 1/√v तो सामने आएगा ना। कैसे ये रहा √v और 1 ऊपर लगा दो तो 1/√v तो डायरेक्टली हो गया। अरे v इनवर्सली हो गया, लेकिन 1/√v कैसा हो गया? अगर वो v के साथ बोले कि मेरे को तो v के साथ बताओ, तो v के साथ तो इनवर्स है, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन 1/√v के साथ कैसा है बोलो? तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना भाई, 1/√v के साथ डायरेक्ट है। अब इस हिसाब से इसको अगले पेज पे ही लेके चलते हैं और ध्यान से सुनिएगा। क्लास समझ नहीं आ रहा ना तुम लोगों को? इस हिसाब से तो भैया हमने इतनी बार इस पे काम कर लिया, h अपॉन में √2m3v, मैं इसको लिख सकता हूं h अपॉन में √2m3, बातें नहीं, और 1/√v। अरे अलग कर दिया यार, क्या टेंशन है? मुझे बताओ ये किसकी तरह काम कर रहा है? x, ये किसकी तरह? और y इज इक्वल टू में तुम्हें क्या सिखाया मैंने? mx प्लस c। mx प्लस बहुत बार सिखा चुका हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। फिजिक्स में भी कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी कर रहे हैं, यही करे जा रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो मुझे बताओ स्लोप कितना है ईशब? स्लोप कितना है इसका बता? h अपॉन में क्या? √2m3। और y इंटरसेप्ट कितना है बोलो? 0, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। तो 0 से शुरू होएगा और स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। और मैं बोलूंगा इस ग्राफ का स्लोप कितना आएगा? h अपॉन में √2m3। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन आज इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ ये तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया समझ में? पक्का श्योर हो? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी बच्चे हैं? देख लेंगे, कराऊंगा एमटीजी शुरू। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो आ जाओ। भाई तुम लोग मुझे बताओ, एक बार रिवाइज करो सब बच्चे ड्यूअल नेचर। बच्चों बोर्ड पे बस भाई, कहां तक हमने करे हैं? 50 तक करे हमने। स्टार्ट्स फ्रॉम द 51, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75। ठीक है, ये सैंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोग बाद में कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही छोटे टॉपिक पे क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी बनेंगे। बोर्ड पे देखना आप लोग, फटाफट से कर देना। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी इतना। अगर किसी फोटोन की एनर्जी तुम्हें दी गई, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन है, हालांकि कराना नहीं चाहिए तुम लोगों को। फोटोन की एनर्जी दी हुई, उसकी वेवलेंथ पूछ रहा है, तो hc/λ होता है? जरा बताओगे, तुम्हें ई पता है? अरे ये रहा यार, बातें छोड़ दो भाई, इधर h तुम्हें पता है, c तुम्हें पता है, लैम्डा निकाल लो। कराना पड़ेगा क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन को मत बोलना। उसके बाद कह रहा है डिफाइंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मैंने तुम लोगों को बंसीगा इंटेंसिटी की क्या डेफिनेशन बताई थी? मैंने बोला था इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में किसी भी एक यूनिट एरिया पर किसी लाइट की मुझे इंटेंसिटी बतानी है। सही बच्चे सुनो, किसी लाइट की मुझे क्या बतानी है बोलो? इंटेंसिटी। तो एक यूनिट एरिया पर, एक यूनिट एरिया पर, एक स्क्वायर यूनिट एरिया पर एक सेकंड के अंदर या पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी लाइट की एनर्जी गिर रही है, वो उसकी बोलो क्या होती है? इंटेंसिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। मैं तुम्हें साथ के साथ एक फॉर्मुला भी समझा देता हूं। इंटेंसिटी का भी फॉर्मुला बनाना हो तो क्या बनेगा? मैं बोल रहा हूं द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
टाइम भी नीचे आएगा। और सिंपल है यार, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। और एनर्जी तुम लोग जानते हो कितनी होती है, बोलो NH न्यू, कितनी होती है बोलो। तो कभी कभी, वैसे तो कभी यूज करना नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि अगर आपको यूज करना पड़े तो आप लोगों को पता हो कि क्या चीज है। अच्छा, इंटेंसिटी की यूनिट बताओ सब बच्चे, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी बताना क्या बनेगी। बहुत अच्छे, एनर्जी की यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक सेकंड में पर मीटर स्क्वायर पे कितने जूल्स की एनर्जी गिर रही है, दैट विल बी द इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? सिंपल चीज है यार, आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। पक्का? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है राइट द 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटोन्स व्हिच आर यूज्ड टू ऑब्टेन द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। भाई ये थ्योरेटिकल चीजें हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में, फोटोइलेक्ट्रिक ही चल रहे हैं तो कुछ भी पार्टिकल नेचर के बारे में बता रहे हैं, तो इसको पढ़ सकते हो आप लोग। कुछ बेसिक जो भी पीछे दिया होगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन चीज क्या है, यूजिंग दिस इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर बात कर रहा है। यूजिंग दिस इक्वेशन प्लॉट अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वर्सेस द फ्रीक्वेंसी। अभी तो करा हुआ है हमने, ये तो करा हुआ है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी, अबे तो बना बना के थक गए हम लोग, यही तो बना रहे थे। अब इसका स्लोप क्या होता है, इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। पता है तुम लोगों को कैसे करवाया गया है, 50 बार बता चुका हूं। वाई इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन से काम करो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाओ, फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि वेव पिक्चर में इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। देखो मैं थोड़ी सी एक बात तुम्हें बता दूं कि वो थोड़ा सा ना वेव में हम लोग ना न्यूमेरिकल पार्ट जब करेंगे ना वेव ऑप्टिक्स का, तब मैं आपको बताऊंगा ये वाली चीज, अभी नहीं बताई चैप्टर के दौरान। चैप्टर के दौरान हम लोगों ने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, हाइजीन्स प्रिंसिपल सब कुछ पढ़ लिया है। एक आध छोटी मोटी चीजें होती हैं जैसे इंटेंसिटी की, वो चीज थ्योरेटिकल है थोड़ी सी, तो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग सुनिए, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये मैंने तुम्हें कल बताया था हालांकि शायद, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका क्या कहना है कि किसी भी लाइट की इंटेंसिटी, मतलब कि ये एम्पलीट्यूड क्या होता है वेव का, ये होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है वेव का, ये होता है, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि अगर तुम्हारा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा मानती है वेव थ्योरी। क्या मानती है बोलो? लेकिन यहां पर इंटेंसिटी का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है हमारे पास। देखो मैंने कल आपको बोला था कि उधर का इंटेंसिटी सोचना, इधर का इंटेंसिटी सोचना अलग है। वो तो ये मानते हैं कि इंटेंसिटी के बढ़ने पर, याद आ रहा है कुछ मैंने बताया था, इधर पढ़ते कि इंटेंसिटी के बढ़ने पर करंट पे तो असर पड़ेगा, बट काइनेटिक एनर्जी वगैरह पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बोलते हैं कि इंटेंसिटी के बढ़ने पर एनर्जी पे फर्क पड़ता है। वेव थ्योरी कहती है कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो बोलो क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, बट हम कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ने पर एनर्जी नहीं बढ़ती। अरे भूल गए क्या फोटो इलेक्ट्रिक में इंटेंसिटी बढ़ती है तो एनर्जी, इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या बढ़ता है, फोटॉन्स बढ़ते हैं, और फोटॉन्स बढ़ते हैं तो क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं। तो वेव थ्योरी बस इंटेंसिटी को ऐसे डिफाइन करता है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। वो कह रहा है बताओ जरा कि ये फोटोन पिक्चर कैसे एक्सप्लेन करती है इंटेंसिटी को, तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी को फोटोन पिक्चर एक्सप्लेन करती है कि कितने एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिर रही है पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट टाइम पे। ये बोलो क्या होती है, इंटेंसिटी। एंड इंटेंसिटी के बढ़ने से एनर्जी पे कोई भी असर नहीं पड़ता, ये बात फोटोन थ्योरी बोलती है। तो अगर कभी तुमसे कोई बोलेगी फोटोन थ्योरी इंटेंसिटी के बारे में क्या क्या बोल रही, तो आप क्या बोलोगे, दैट इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। द फॉर्मूला इज, अभी सिखाया मैंने आप लोगों को, E अपॉन में A बाय में T। दूसरी चीज, विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी देयर विल बी नो इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द फोटोन, हेंस देयर विल बी नो इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बट अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स ये कहता है कि इंटेंसिटी के बढ़ने पर क्या बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। इसी आधार पर वेव ऑप्टिक्स और ये अलग अलग हैं। वेव ऑप्टिक्स और ये वाली चीजें, थ्योरी इंटेंसिटी वाली, अलग अलग है दोनों में। समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं आ रहा? वो एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग और फोटोन थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी में क्या फर्क है। लक्ष्य, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग और फोटोन थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी में क्या फर्क है, तो आप बोलोगे फोटोन थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी क्या होती है, it is the amount of energy falling per unit area in per unit time, as well as with the increase in intensity there will be no increase in the energy of the radiation। एनर्जी में फर्क, मतलब कि पर फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है, समझ रहे हैं बात को। बट इन केस ऑफ द वेव थ्योरी विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी द एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीजेस। बट एक्चुअल, अब आप ये भी तो पूछिए ना सर एक्चुअल कॉन्सेप्ट कौन सा सही है, तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट फोटोन वाला सही है। कौन सा वाला बोलो? फोटोन वाला सही है। कर पाओगे इसको? कर पाओगे? हाँ, कुछ भी मान लीजिए, ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है, काउंट होता है। अब सुनो, ओए बस, राइट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटॉन्स। फिर वही वाले बात आती थी बच्चों, और आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करें, मेरे को लगता है इजीली कर जाओगे। नहीं कर पाओगे?
है ना। उसके बाद अब यहां से फिर न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। बात चुप हो जाओ। 56 चलिए, एक फोटोन है और एक अल्फा पार्टिकल है, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। ये फोटोन नहीं होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए। फोटोन नहीं होना चाहिए, फोटोन तो कैसे लोगे, ये कुछ गड़बड़ है। प्रोटॉन ही होगा, ठीक है, ये नीचे भी दिया हुआ है। सो एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी कह रहा है उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो क्या होगी। 2023 मतलब रीसेंट ईयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले साल वाले बच्चों ने पेपर दिया होगा, तो सुन लो। तो सुनो क्या करा होगा, तो भाई प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो लैम्डा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी वाला कौन सा होता है बोलो, ये होता है, सॉरी √2mk। अरे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये होता है हर्षित, बोर्ड पे नजर हो बस बिल्कुल। तो आप जानते हो कि वेवलेंथ होता है h में क्या बोलो, √2mk। अगर मैं प्रोटॉन की पूछूं क्लास, प्रोटॉन की पूछूं तो प्रोटॉन की वेवलेंथ बताओ सब बच्चे कितनी आएगी, h में मास ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की बोलो क्या है, सेम। क्वेश्चन में बोला कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मैं दोनों को के ले लेता हूं। अरे नितिन नहीं आ रहा समझ में, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। अल्फा पार्टिकल का बोलो क्या आएगा, h वही रहेगा 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ एंड काइनेटिक एनर्जी k। क्यों भाई मैंने काइनेटिक एनर्जी सेम लिखी, क्वेश्चन में बोला है कि प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या है, सेम। तो मैंने कहा k दोनों का सेम है, h दोनों का सेम है, 2 दोनों का सेम है, इसका मतलब सिर्फ फर्क किस चीज का है बोलो, मास का। किसका फर्क है बोलो, अरे नहीं आया समझ में, गीतांजलि नहीं आया समझ में। अब इसकी रेशियो पूछी थी, प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल की रेशियो बताओ कितनी आएगी, नीचे बताओ। सिंपल है यार, हो गया, h से h कट गया, √2 से √2, रूट के से रूट के, बस क्या बचेगा, ये सबसे नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी और ऊपर वाली ये वाली चीज नीचे आएगी। बोलो क्या बचेगा, रूट में बचेगा m अल्फा अपॉन में बोलो क्या, mp। और जरा मुझे बताओगे जरा m अल्फा कितना होएगा, m अल्फा होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। कट गया, 2 बाय में 1 आ गया, तो प्रोटॉन टू द अल्फा की जो रेशियो आएगी वो 2:1 आएगी। हाँ तो चार्ज का मैं क्या करूं, यहां पर तो फॉर्मूले में चार्ज है ही नहीं ना। अब उसमें तुम्हारा फिर तेरे को v पता है, v भी नहीं पता। उसने जब बोल दिया कि k सेम है, इसका मतलब qv का कैलकुलेशन सेम है। तू बोलेगा ना h अपॉन में √2m qv, तो यार उसने बोल तो दिया कि qv का मल्टीपल दोनों का सेम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही qv होती है, और वो बोल रहा k सेम है, इसका मतलब दोनों का qv बोलो मिला के बोलो क्या है, सेम है। तो मैंने इसलिए क्योंकि k सेम बोला था इसलिए मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया, उसका नीचे वाला नहीं लगाया। अगर बोलता दोनों का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है, दोनों का, तो मैं ये वाला लगाता एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और फिर मैं m और q को रखता दोनों के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे नहीं आया समझ में, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है यार। मैंने इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें क्लास में भी करवाया होगा, इस तरह का तो मैंने क्लास में भी करवाया था, रेशियो निकालो ड्यूट्रॉन की अल्फा पार्टिकल की, देख लेना अपनी कॉपी के अंदर, ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया था तुम लोगों को। फिर वही बात कर रहे हो भाई, डिस्कशंस नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया, अरे सबको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं आ रहा समझ में। चलो इसका बताना जरा ग्राफ, जल्दी बोलो भाई। 2023 फिर 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी था, देखो 2 नंबर का बन गया। यहां से कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ को और मोमेंटम को, तो मोमेंटम और डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली रिलेट होते हैं, और इनवर्स में हमेशा ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा नहीं बनता। तो ये वाला ग्राफ बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे पता इनवर्सली रिलेशन में होते हैं, अरे यार तुम्हें अभी तो पढ़ा के आया हूं h अपॉन p, तो p और लैम्डा कैसे रिलेशन में बोलो, इनवर्स, और इनवर्स का ग्राफ हमेशा से ऐसा बनता है, डायरेक्ट का सीधा बनता है, इनवर्स का ऐसा बनता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आगे बढ़ूं, नहीं आ रहा समझ में, अरे क्या हो गया, मुश्किल लग रहा है क्या। नेक्स्ट 58 बोलना भाई, जल्दी से बोल दो यार इसका आंसर। हाउ विल द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन बी इफेक्टेड। बताइए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा, सभी बच्चे, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल रहा हूं। किस चीज को चेंज कर रहे हैं बोलो, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। तो यार किसी का भी जो वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, वो ऐसे होता है। अरे यार इससे नकली क्या आएगा बताना जरा, अगर वेलोसिटी घटेगी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो बोलोगे डी ब्रोगली वेवलेंथ बढ़ेगी। जस्टिफिकेशन क्या है, फॉर्मूला जस्टिफिकेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv सिंस दे आर इनवर्सली रिलेट टू ईच अदर, इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस वेवलेंथ इंक्रीजेस। नहीं आ रहा है समझ में। और बोल रहा है कि बताओ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो यार तुम्हें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की टर्म्स में फॉर्मूला पता है √2mqv। तो मुझे बताओ अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे तो डी ब्रोगली घटेगी। कितना आसान क्वेश्चन है,
फॉर्मूला आता है तो फ्री के 2 नंबर है भाई, फ्री के 2 नंबर है, फॉर्मूले से नंबर उठ जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर। क्लियर होता है कि नहीं होता? हर्षित नहीं आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। कह रहे 59 क्वेश्चन कहता है कि हैवी पार्टिकल है इनिशियली एट रेस्ट। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा ना तुम लोगों को 11th क्लास का कॉन्सेप्ट भी सोचना था कि एक हैवी पार्टिकल है वो इनिशियली रेस्ट पे है, split spontaneously into the two particles of masses m1 and m2 having the known zero velocities। वेलोसिटी उनकी कुछ ना कुछ है। कह रहा है कि कोई चीज ना पहले रेस्ट पे है, बाद में वो टूट जाती है 2 मासेस में, एक m1 में और एक m2 में। क्लास एक m1 में और एक m2 में, having some velocities as well v1 और v2। पहले वो रेस्ट पे था, पहले वो रेस्ट पे था। एग्जैक्टली द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा आपको फॉलो करना है यहाँ पर, तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है। कह रहे द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स इज, जो इनके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी उसका रेशियो क्या होगा। तो एक बात समझिए बच्चों, इसके पास भी कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, इसके पास भी कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। कह रहा है दोबारा सुन लीजिए, बच्चों को नहीं आ रहा समझ में। पहले एक पार्टिकल था m मास का, रेस्ट पे था, वो बर्स्ट कर गया, स्पॉन्टेनियसली फट गया मान लीजिए, तो उसमें से 2 पार्टिकल निकले, एक m1 और एक बोलो क्या m2। इसकी भी कुछ वेलोसिटी, इसकी भी कुछ वेलोसिटी, दोनों की डेफिनेटली डी ब्रोगली वेवलेंथ भी होगी, सिंस एवरी मूविंग पार्टिकल हैव सम डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसका कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा जरा बताओ? h अपॉन में इसका mv और इसका बोलो क्या होगा m2v2। अरे यार नहीं आ रहा समझ में। कह रहा है इसकी रेशियो बताओ, इसकी क्या बताओ? रेशियो बताओ, मतलब λ1 to λ2 की रेशियो बताओ। तो आप लोग जब रेशियो करोगे तो क्या आएगा? h अपॉन में m1v1 और अब h अपॉन में, तो फॉर्मूला बनेगा m2v2 अपॉन में, ये बनेगा। ऑप्शन में कहीं पे भी आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट लगाना है कंजर्वेशन का, कि आप जानते हैं कि अगर वो स्प्लिट भी हुआ है तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अब मोमेंटम कंजर्व का मतलब ये होता है कि नेट इनिशियल मोमेंटम और जो फाइनल मोमेंटम होता है बोलो वो क्या होता है? बराबर। तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो पूरी बात है, इनिशियली तो वो सब कुछ रेस्ट पे है, तो कितना होगा बोलो? इसका मास भले ही m होगा लेकिन वेलोसिटी बोलो कितनी होगी? 0। बाद में स्प्लिट हो गया तो बोलेंगे उसका मोमेंटम हो गया m1v1, इसका कितना हो गया? तो ये 0 के बराबर है m1v1 प्लस में क्या? तो मुझे बताओ जरा m1v1 किसके बराबर आ गया? जैसे मर्जी कर लो यार, किसी एक को एक तरफ ले आओ माइनस में, मतलब ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, बस एक दूसरे के माइनस टाइम्स एक दूसरे के। तो जब तुम काटोगे इसको तो आंसर आएगा -1। कितना आएगा बोलो? अगर तुम मैग्नीट्यूड वाइज जाओगे तो कितना बनेगा बोलो जरा? 1/1 या 1 आएगा रेशियो, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। समझ नहीं आया सर? बिल्कुल भी। अरे बड़ी सिंपल चीज है यार, आप लोगों ने कंजर्वेशन पढ़ा हुआ है ना, तो तुम जो बुलेट वाला वो करते थे ना क्वेश्चन, गन से बुलेट निकलने वाला, तो वो दोनों इनिशियली 0 पे होती थी, बुलेट भी 0 पे थी, गन भी 0 पे थी, तो नेट मोमेंटम उसका 0 होता था। बट गन से बुलेट निकलने के बाद इसका भी मोमेंटम होता था, इसका भी होता था, बिल्कुल वैसा ही कुछ सीन है। नहीं आ रहा ना याद कुछ? तो सिंपल चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पेपर में कभी कुछ ऐसा उटपटांग दिखता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। सीबीएसई ने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही निकाला होगा, साथ में जोड़ा होगा, जो आपने पहले से कहीं पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, आ जाओ, जल्दी करें। 60th क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे बताओ कैसे करना चाहिए। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्सेलरेट करने कितने के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से? बच्चों कुछ बच्चे बातें कर रहे हो, सही नहीं है ये। एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 100 वोल्ट है। कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। अगर वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए? अरे कौन सा लगेगा भाई? जिसको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा हो ना भाई, छोड़ देना चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। √2m⁴ यही फॉर्मूला लगना चाहिए। अब तुम लोग मुझे बताओ बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। किसकी हो रही है बोलो? तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो h तो हमारा वही होगा 6.626 × 10⁻2 × में। अब तुम कहोगे सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया नहीं। देखिए ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, ये पेपर की शुरुआत में दे दी होगी, बिल्कुल जहां पर वो स्टार्ट हो रहा था पेपर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को मिलेगा इतना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तुम्हें मिला होगा पक्का इतना, और v तुम्हारा 100। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा वो 11240 वाला 12 हाँ, वो उसको उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करके लिखा हुआ उसको। कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई नहीं आया समझ में? सबको क्लियर है? इन्होंने वो जो तुम्हारा कैलकुलेट करा हुआ है ना, वो ये सारा सामान कैलकुलेट करा हुआ है, बस वी छोड़ा होगा उसने, है ना? वी छोड़ा उसने। इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा कर सकते हैं, बाकी के लिए फिर वो नहीं कर सकते अप्लाई। तो ऐसे करिएगा बच्चों। नहीं आया क्या समझ में? वैल्यू पुट करनी थी बस। आगे बताओ, आगे बताओ। एक प्रोटॉन है
क्लास एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, आर मूविंग विद द सेम स्पीड। इस बार स्पीड सेम है बंसी का, इस बार स्पीड सेम है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें स्पीड इन्वॉल्व होएगा। जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो कौन सा लगाऊंगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, ताकि रेशियो घट जाए। जब बोले कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाला लगाऊंगा। तो यहां पर उसने बोला कि स्पीड सेम है तो रेशियो क्या होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ की। तो मैंने कहा भाई लैम्डा का फॉर्मूला मैं ये वाला चूज करता हूं इस बार, H अपॉन, तो इसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होएगा वो होएगा H अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी तो सेम ही है, और इसका होएगा बोलो H अपॉन में मास ऑफ न्यूट्रॉन और वेलोसिटी नहीं, तो लैम्डा P अपॉन में लैम्डा D। बोलो क्या आएगा, H अपॉन एम बी कट जाएगा, नहीं आ रहा ना, सब कुछ कट जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। और अगर मास की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास दुगना होता है प्रोटॉन के मास से, इसीलिए पढ़ाया गया था, और ये आ जाएगा 2:1। क्या आ जाएगा, 2:1 का इनका रेशियो होएगा। मेरे को लगता है इजीली आप लोग कर लेंगे इस चीज को, या नहीं कर पाओगे अभी भी, है ना। तो वेलोसिटी सेम तो कौन सा लगाओगे, सभी बच्चे बार बार बोल रहा हूं, वेलोसिटी सेम, तो जिसमें वेलोसिटी सेम थी वो वाला लगाना, ये वाला। जिसमें मोमेंटम सेम बोले ये वाला लगाना, जब काइनेटिक एनर्जी सेम बोले ये वाला, जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम बोले तो ये वाला। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको फॉर्मूले इस्तेमाल करने आने चाहिए। मुश्किल लग रहा है टॉपिक, सिर्फ एक ही फॉर्मूले के चारों तरफ क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। इसके बताओ, अगला बताओ, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड सेम है तो रेशियो क्या होगी, कर लोगे अब। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का स्पीड सेम है, फिर वही क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, स्पीड सेम है, मास का रेशियो जो होगा, और मास का रेशियो आपको पता है 1837 आएगा एक तरीके से, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में आपको पता है प्रोटॉन का मास 1837 गुना ज्यादा होता है। कर लोगे, करके दिखाऊं, करूं इसको, हो जाएगा, चलो नहीं होएगा, करके दिखाऊं। अच्छा मोमेंटम और वेवलेंथ का फिगर आप बताओ भाई, ओए मोमेंटम वेवलेंथ 2020 में भी आया था सेम क्वेश्चन, देखो इनवर्स जाएगा, कर लोगे। अच्छा बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी कैसा ग्राफ आएगा, इनवर्स। डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी इनवर्स, फ्री के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स चल रहे हैं, हैं? अबे यार तुम्हारे पेपर में भी आएंगे। चलो सुनो, ये मैटर वेव्स क्या हैं, देखो मैटर वेव्स का मतलब समझ लीजिए, मैटर वेव्स का मतलब समझ लीजिए, द वेव विच इज एसोसिएटेड विद द मैटर। मैटर मतलब क्या, पार्टिकल, मैटर विद क्या मतलब पार्टिकल। तो जो डी ब्रोगली वेव क्या है, उसने क्या बोला, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर, सो दीज वेव्स कैरेक्टर आर एसोसिएटेड विद सम पार्टिकल विद सम मैटर, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैटर वेव्स। इनको बोलो क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल वेव तो है, लेकिन पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव होती है उसको बोलो हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। मतलब डी ब्रोगली जो वेव बताना चाह रहा है वो मैटर वेव्स है। कौन सी वेव से बोलो, नहीं आया समझ में, सिंपल। उसके बाद क्या बोलता है, एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, एक्सीलरेट कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, V इनका सेम है, क्या सेम बोलो V, तो मैं बोलूंगा भैया 65वें क्वेश्चन के अंदर कि दोनों की एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है। किस किस की बोलो, प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है। अभी बाद में देखते हैं रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। मैं डायरेक्ट करूं, ओए डायरेक्ट करके देखें, बताओ प्रोटॉन में और अल्फा में क्या डालोगे, H अपॉन में, बोलो इसके में क्या आएगा, सब बच्चे बताओ, √2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब की देखो जिन बच्चों को डाउट था अब समझ में आ रहा है मैंने ये वाला यूज क्यों किया, क्योंकि इस बार एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है। बादल नहीं आ रही बात समझ में, इस बार एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है तो V सेम रखा है। नीचे बोलो क्या आएगा, क्लियर। अब तुम इतने समझदार तो हो कि जो सेम चीज है वो तो काट ही दोगे, √2 से √2, √V से √V, क्या बनेगा, ये चीज ऊपर जाएगी और वो चीज नीचे आएगी, तो एक कॉमन रूट लगा के इसके बाद वैल्यूज को पुट कर दीजिए, करिए, ऐसा बन गया। अरे यार आसान सी चीज है बच्चों, बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा है, रेशियो निकलवा रहा है, कुछ चीज सेम कर दे रहा है, देख रहे हो क्वेश्चंस को। अब बताओ क्या आएगा, मास ऑफ अल्फा हर कोई जानता है 4 MP, चार्ज जो जानता है वो 2E जानता है, नीचे आएगा MP, चार्ज जानता है E, दिस विल बी MP E, बोलो कितना आएगा, √8/1 which is equals to 2√2, so the proton to the alpha 2√2। लग रहा है ना हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो, इतना तो पढ़ के जाओगे कि एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन तो बना ही लोगे पेपर के अंदर, है ना। उसके बाद कैलकुलेट द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ इतना। तो भाई देखो एक फॉर्मूला है, तुम लोगों ने वो नहीं पढ़ा हुआ है, हालांकि सुन लो,
भाई वेवलेंथ तुम्हें दे रहा है, वेवलेंथ कितनी है? अच्छा बताओ मीटर में कितनी है? 331.5। कह रहे इसकी एनर्जी बताओ, इस रेडिएशन की एनर्जी बताओ। ओए इस रेडिएशन की एनर्जी बताओ। अरे भाई इससे आसान क्या ही होगा, hc बाय लैम्डा। यू नो दैट h c लैम्डा, आंसर आ जाएगा, कर लोगे। उसके बाद मोमेंटम भी पूछा है। अब देखिए मोमेंटम का ना सीधा फॉर्मूला याद कर लो, E बाय सी। क्या याद कर लो? सीधा याद कर लो इसको। जितनी रेडिएशन की एनर्जी है डिवाइड बाय सी करेंगे तो बोलो क्या आएगा? मोमेंटम आएगा। फॉर्मूला याद करो, हमने क्लास में नहीं पढ़ा है। सो E बाय सी, ई बोलो कैसे निकलेगा? निष्का तुम्हारा क्या चल रहा है? ये देखो, E ऊपर से आ जाएगा और C नीचे से आ जाएगा। 3 × 10⁸ सॉल्व करोगे आपका मोमेंटम आ जाएगा। मुश्किल है? फॉर्मूला याद करिए मोमेंटम का, E बाय सी। एनर्जी आपको कैलकुलेट ऑलरेडी करनी आती है hc बाय लैम्डा से, h न्यू से, तो E को कैलकुलेट करके ऐसे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक आध बड़े क्वेश्चन दमदार आने वाले हैं, जैसे मैंने टेस्ट में भी डाला था क्वेश्चन, तो वैसा अब आने वाला है, चिंता मत करिए। इसके बाद हाउ फास्ट शुड अ हाइड्रोजन एटम ट्रेवल in order to have the same momentum as that of the photon in a part A। कितनी वेलोसिटी से हमें हाइड्रोजन एटम को ट्रेवल कराना पड़ेगा अगर हमें इतना मोमेंटम उसको देना है तो मोमेंटम हमारे पास है, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, P = mv। उसने बोला कि बताइए कि हाइड्रोजन को कितनी तेज चलाएं कि उसका इतना ही मोमेंटम हो जाए। तो मोमेंटम तो तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहां पर मोमेंटम आएगा, पंगा आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन का। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा भाई? हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक, मैं तुम्हें बता दूं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले बहुत ही हल्का होता है। मतलब कि अगर सिर्फ तुम प्रोटॉन का मास भी ले लोगे तो बात बन जाएगी। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो बोलोगे यहां पर मास कितना आएगा? 1.67 × 10⁻⁻27। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, तुम्हें इस चीज की ज्यादा चिंता करनी नहीं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन देगा ना तो डेफिनेटली मास ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन के साइड में लिख देगा कि मास ऑफ हाइड्रोजन इतना है। आपको नहीं सोचना बिल्कुल भी। और मैं कह रहा हूं कि फिर भी तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ यार, कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं 2000 गुना कम होता है। तो अगर उसके मास को नहीं भी लोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला। तो आप लोग देखिए तो सही कि प्रोटॉन का मास तो आपको पता ही है, मोमेंटम वहां से आई चुकी है, वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि उसने बोल दिया कि मोमेंटम वही वाली ले लो जो पार्ट ए में आई है। तो जो पार्ट ए में मोमेंटम आई है वो निकल गई, मोमेंटम पता है, मास पता है, वेलोसिटी आ जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन करना ट्राई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आगे बढ़ूं? पक्का समझ में आ रहा है? यहाँ तक का ज्यादा नहीं बचे, 8-10 क्वेश्चन बचे बस। उसके बाद ये वाला कर लेना भाई, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सपेक्ट कर रहा है। कितनी बार आ गया क्वेश्चन देख लो आप लोग खुद, है ना? कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो बताओ, बता दोगे? हर बार आ रहा है क्वेश्चन। उसके बाद टेस्ट में मैंने डाला था, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन अच्छा है। टेस्ट में मैंने कुछ इस प्रकार का डाला, ये नहीं डाला था, इस प्रकार का डाला था। अब सुन लो क्या है। आप लोग ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को? नहीं ट्राई करोगे? अरे औरों को भी तो ट्राई करने दो, तुमसे नहीं हुआ मतलब किसी से भी नहीं होगा। करो एक बार ट्राई, ऐसा कुछ नहीं, आप ट्राई करें, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो। पीछे से मत देखना। आशीष इसको तूने कैसे ट्राई करा है? E = hc बाय लैम्डा, वो फोटोन का है, और लैम्डा = में h/mv, ये डी ब्रोगली का है। दोनों का लैम्डा सेम है, यूज कर एक दूसरे में। ट्राई करो, गलत सलत कुछ भी करो, ट्राई करो।
हो जा रहा है इजीली, बन रहा है क्वेश्चन तो बन जाएगा। किसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी और ई को रिलेट करो, काइनेटिक एनर्जी और ई को रिलेट करो, क्योंकि रिलेशन उन्हीं का पूछा है, रिलेशन उन्हीं का है। एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से इतने टाइम्स प्रूव करना है। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखते आ रहा है आंसर। हो गया, बहुत बढ़िया, करो आंसर लाओ। चलिए इतना टाइम इनफ था। अब आप लोग देखिए बोर्ड पे, जिससे भी हुआ ठीक है, नहीं हुआ बोर्ड पे देखिए। मुझे तुम एक बात बताओ, क्वेश्चन में उसने क्या बात बोली है कि भाई लिखना बंद करो सब बच्चे और बोर्ड पे देखो। उसने बोला था वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटोन। अच्छा, फोटोन के पास कोई वेवलेंथ होती है? पहले आप खुद बताओ। होती है सर, फोटोन के पास एनर्जी होती है एच न्यू और मतलब एच सी बाय लैम्डा, तो ये वेवलेंथ होती है। और जो पार्टिकल चलता है उसके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, वो कितनी होती है बोलो? एच अपॉन एम वी, एच अपॉन। तो वो कह रहा है वो वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा सेम है। अभी बोलो क्या है? वैसे जरूरी नहीं है सेम हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ अलग हो सकती है और वाली वेवलेंथ अलग हो सकती है, लेकिन उसने क्वेश्चन में अभी बोला कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और जो फोटोन की वेवलेंथ है वो क्या है? सेम है। कहता है द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फोटोन एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वैल्यू। मैंने जो तुम्हें टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, मैंने उसमें फोटोन की वेवलेंथ को लैम्डा माना था और इस डी ब्रोगली को लैम्डा 1 या लैम्डा डैश माना था। मैंने अलग अलग माना था, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन मैंने टेस्ट में दिया था। मैं टेस्ट वाला क्वेश्चन में भी करवा दूंगा, लेकिन अभी आप लोग सुनिए। उसने बोला जो फोटोन के पास वेवलेंथ है और जो डी ब्रोगली वाली वेवलेंथ है वो सेम है। इसका मतलब अगर उसको लैम्डा लिखो तो इसको भी लैम्डा लिख सकता हूं। बात समझ में आती है? ये एच अपॉन एम वी और वो है इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। क्वेश्चन सुनो पूरा क्या है। कह रहे शो करो कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, प्रूव करना है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है यानी ई जो है वो कितना है बोलो? 2 लैम्डा एम सी बाय में बोलो क्या? एच टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मींस यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन द ई एंड के। ई एंड, तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, सबको ई के फॉर्मूले में कोई आपत्ति है क्या? लैम्डा के इस वाले फॉर्मूले में कोई आपत्ति है क्या? और काइनेटिक एनर्जी सभी जानते हो कितनी होती है बोलो? हाफ एम वी स्क्वायर। किसी भी तरीके से के को ई से रिलेशन बनाओ। क्या के का कोई भी पैरामीटर ई से रिलेट हो पा रहा है? उधर एच सी लैम्डा है, इधर कोई भी चीज सेम नहीं है, रिलेट नहीं बन रहा। लेकिन बीच में जो ये बैठा ये रिलेशन डेवलप करवाएगा। कैसे? आपको यहां पर वी कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, तो यहां की वेलोसिटी से लैम्डा आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, और वो लैम्डा जो है वो उसमें भी और उसमें बोलो क्या है? सेम है। तो उसके लैम्डा के जरिए मैं किसको रिलेट करा लूंगा? ई को। किसके रिलेट करा लूंगा बोलो? ई को। नहीं समझे खुशी? खुशी, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। मुझे के और ई के बीच में एक रिलेशन बनाना है। मैंने कहा भाई इन दोनों में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, कोई पैरामीटर सेम है नहीं जो मैं पुट कर दूं, लेकिन बीच में जो ये फॉर्मूला बैठा हुआ ये यूज कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे करूंगा मैं? यहां से वी को निकाल लेता हूं, बताओ कितना आएगा? बताओ यहां से वी को निकालूंगा तो कितना आएगा? वी को निकालूंगा तो एच अपॉन में एम लैम्डा का स्क्वायर, बताओ कितना आएगा? के बराबर निकाल रहा हूं, कितना आएगा बोलो? हाफ एम एच स्क्वायर, नीचे एम स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, तो बोलूंगा मैं एच स्क्वायर अपॉन में बोलो एम लैम्डा स्क्वायर। क्लियर है? अब आप कहेंगे अभी भी कहां बना सर? ऊपर से लैम्डा क्या है? एच सी बाई क्या है बोलो? तो लैम्डा को यहां पर एच सी बाई ई रख के सॉल्व करके देख लो कितना आएगा। लैम्डा को कितना रख लेते हैं? एच सी बाई ई का स्क्वायर। सही मैच करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि तो इसका रेशियो कर दो सीधा। ये आ चुका है, ई बाई के रेशियो कर दो। ई बाई के, ई है एच सी बाय लैम्डा, के है बोलो कितना? एच स्क्वायर बाय में 2m लैम्डा स्क्वायर, बोलो कितना आएगा? एच से एच कैंसिल हो जाएगा, एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? बोलो कितना आएगा? तो 2 ऊपर जाएगा, m ऊपर जाएगा, एक लैम्डा ऊपर जाएगा, c ऊपर जाएगा, और नीचे बोलो क्या आएगा? लैम्डा लैम्डा कट चुका है, बोलो कितना आएगा? बस h बचेगा, e बाय में k बचेगा, और e की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2m लैम्डा c बाय में h टाइम्स ऑफ क्लास बोर्ड पे। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इन क्वेश्चंस के अंदर बस इक्वेशंस में ही आगे पीछे झोल करना होता है, आंसर आ जाता है। तो आपको पता है कि ई बोलो क्या है? दोबारा सुनो, एच सी बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलो क्या है? एच अपॉन एम बी। और क्वेश्चन में बोला है कि ये लैम्डा और वो लैम्डा बोलो क्या है? सेम। फोटोन का लैम्डा और डी ब्रोगली वाला लैम्डा बोलो क्या है? सेम। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो उसने बोला कि मेरे को ई को ना इतने टाइम्स ऑफ के प्रूव करना है। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। और वी को मैं यहां से लैम्डा के टर्म्स में कैसे ला सकता हूं? देखो दिक्कत क्या आ रही है ना, आपको आंसर लैम्डा के टर्म्स में चाहिए। किसमें चाहिए बोलो? लैम्डा के टर्म्स में। तो मैंने यहां से वी को ना
v को निकाल लिया, बोलो कितना, h अपॉन एम लैम्डा, h अपॉन उसका स्क्वायर करा, सॉल्व करके ये आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया मेरा। और मेरे को एक्चुअली में E बराबर में ये प्रूव करना, तो मैं E बाई के निकाल लेता हूं। क्या निकालता, बोलो E बाई, तो मैंने E बाई के निकाल लिया। अरे E बाई, तो E मेरा HC बाई लैम्डा, K मेरा ये रहा, दोनों को डिवाइड करा, आंसर आ गया। कितने देर लगी इस चीज में, नहीं आई ना बात समझ में? प्रैक्टिस करके जाओगे तो आ जाएगा समझ में पेपर में ये चीज, नहीं आएगा? आगे बढ़े, चलो अगला देखो भाई क्या है। फिर वही क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, लेकिन क्वेश्चन इस बार अलग है। दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है क्लास, दोनों का प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। कह रहा है उनके एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की रेशियो बताओ। अनामिका, दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, तो उनके एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो बताओ, यानी क्या बताओ, वीपी अपॉन में वी अल्फा, उनके एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स का रेशियो बताओ पहले पार्ट में। तो मैंने कहा दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, तो क्या आंसर आएगा मिस्टर, इधर रूट ऑफ 2m p qp vp, बोलो इधर कितना आएगा, h अपॉन, अरे यार समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया बच्चों समझ में? रितिका, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, वीपी बाई वी अल्फा बताना है, मतलब कि दोनों के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स का रेशियो बताना है। सिंपल, जिस बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स आती है ना वो निपटा देगा क्वेश्चन को। h से h कट जाएगा, इसको इधर लेके जाएगा, इसको इधर लेके जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा, बताओ कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके, इसको इधर लेके, तो बोलो कितना आएगा, 2m अल्फा q अल्फा vp, इधर आ जाएगा 2mp qp vp, 2 से 2 कट जाएगा, vp बाय में v अल्फा आ जाएगा बच्चों, mp qp, अच्छा ये अल्फा आएगा ना, ओहो ठीक 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 ठीक, क्लास क्लास प्लीज, ये अल्फा है। अब बताओ कितना आएगा भाई सब बच्चे बताओ। सो ये हो जाएगा हमारा, बोलो Vp बाय में V अल्फा, Vp बाय में V अल्फा, बोलो कितना, M अल्फा Q अल्फा अपॉन में, अरे यार समझ नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा, कितना आएगा बोलो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आएगा बोलो, 4 टाइम्स ऑफ MP, चार्ज 2e, मास ऑफ MP, चार्ज E, Vp बाय V अल्फा, E से E, MP से MP, 8:1, आ गया रेशो, आ गया रेशो। आगे सुनो, कह रहे हैं उनकी स्पीड्स की रेशो बताओ। यार प्लीज बातें नहीं होनी चाहिए भाई, उनकी स्पीड्स की रेशो बताओ। तो मैंने कहा अगर इनकी ये बराबर है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर है, सेकंड पार्ट, अगर उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर है तो कह रहे हैं उनकी स्पीड की रेशो बताओ, वेलोसिटी टू द वेलोसिटी। भाई मैं कह रहा हूं डोंट बी कंफ्यूज, वो है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की रेशो और ये है वेलोसिटी की रेशो। तो अब आप लैम्डा का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वेलोसिटी वाला, बोलो कौन सा, h बाय में mv, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में। तो मुझे तुम ये बताओ ये किसका मास, बोलो प्रोटॉन का, ये वेलोसिटी किसकी, प्रोटॉन की, ये अल्फा का, ये अल्फा का। तो मुझे बताओ h से h कैंसिल, और बताओ जरा vp बाय में v अल्फा कितना आएगा, vp को उधर ले जाओ। सो vp यानी वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, जो कि 4 गुना होता है। ये आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा ना भाई, तो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो बस, नहीं तो बहुत सिंपल चीज है, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बहुत सिंपल चीज है। ये नहीं आ रही भी समझ में चीज, क्या ही करना है, उसने बोला दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, मतलब बराबर रख दो। कह रहा है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो बताओ, तो वहां से एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को डिवाइड कर दो, और बोल रहा है कि मुझे वेलोसिटी का रेशियो बताओ, तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बार बार देखिए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो इसी फॉर्मूले पे ही बार बार आ रहे हैं, टॉपिक ही एक है और ये इसके ऊपर देता है हर साल क्वेश्चन। इसके बाद एक प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, फिर वही क्वेश्चन है भाई, फिर वही क्वेश्चन है। 3 पार्टिकल पकड़ लिए हैं, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल और चौथा इलेक्ट्रॉन भी है, 4 पार्टिकल पकड़ लिए, नहीं भी कर रहा है। कह रहा है कि इन सबका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है। कह रहा है बताओ किसकी ग्रेटर वैल्यू होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ की। कर लोगे या कराऊं, ये भी कराऊं, क्या हो पाएगा? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, कर लेना इसको। इसके बाद 71 क्वेश्चन पढ़ो, सभी बच्चे 71 पढ़ो, बस खत्म होने वाला है। 71 कह रहे हैं कि एक्सरे फॉल ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस टू कॉज अ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। एक लाइट को गिराया फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, अज्यूमिंग दैट द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस टू बी नेग्लेक्टेड। वर्क फंक्शन टू बी नेग्लेक्टेड मतलब 5 बोलो कितना, 0, लिख दो इस बात को। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड द एनर्जी ईवी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। जो फोटोन गिरा था भाई, जो लाइट गिरी थी उसकी बोलो क्या थी, इस लाइट की बोलो क्या थी, कुछ ना कुछ एनर्जी, और जो ये इलेक्ट्रॉन निकला इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। इन दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन बनाना है और बाद में आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है इसी लैम्डा और ईवी के बीच में।
बिल्कुल ही इजी चीज है। आप लोग बस मुझे बताओ कि ऊपर एनर्जी कितनी होती है इसकी, hc बाय में लैम्डा, लेकिन मेक श्योर कि तुम लोगों को पता हो वो लैम्डा और ये लैम्डा सेम हो, जरूरी नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितनी है बोलो, कितनी बोलो, h बाय में mv, ये तो हैगी। अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बनाना है, तो h रिलेट कर सकते हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बोलो, h ही है। देखो मैं बार बार एक बात तुमसे कह रहा हूं कि दोनों की लैम्डा सेम हो, जरूरी नहीं यार, वो लैम्डा अलग चीज है। बताओ पहले वाली ऊपर वाली लैम्डा क्या है बोलो, इट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। बच्चों सुनते रहना है, लैम्डा क्या है बोलो, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। और ये क्या है बताओ जरा, ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये अलग चीज है वो अलग चीज है, तो उसका लैम्डा अलग है, इसका लैम्डा बोलो क्या अलग है, वो होगा hc बाय लैम्डा, ये होगा h अपॉन में mv। अब कह रहा है कि इस लैम्डा, अच्छा भाई एक थोड़ी सी हमसे चीज ध्यान रखना, इसने डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले को लैम्डा से डिनोट किया, इसको बोलो किससे करें, लैम्डा से। सुन लीजिए, इसको इसने किससे डिनोट करा है बोलो, लैम्डा से डिनोट करा है। तो तुम लोग उसको कुछ और से कर लो यार, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होएगा, तुम समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं समझ पा रहे ना, तो मुझे बताना जरा वो लैम्डा डैश से अगर हो गया तो h का फॉर्मूला क्या आएगा ऊपर से बताओ, h कितना आएगा बोलो, e लैम्डा डैश बाय में क्या बोलो c, और बोलो क्या आ गया mv, ये बन जाएगा क्या चीज, E बराबर में k ही कर दोगे, तो E हो गया hc बाय लैम्डा डैश बराबर में हाफ mv स्क्वायर। बना सकते हैं नहीं, तो आपको वो तो लाना पड़ेगा ना, लैम्डा तो लेके आना पड़ेगा ना, इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे लाएगा, तो उसने आपको काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन थोड़ा बोला है, उसने क्लास रिलेशन किस किस चीज का बोला है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और ईवी का। अब बोलो इधर से काइनेटिक एनर्जी निकालो और इधर से तो बात तो वही पढ़नी है, वैसे कर लो। देखो भाई ए सुनो, वो क्या कहना चाह रहा है सुन लो भाई, वो कहना चाह रहा है कि सर इस फॉर्मूले में आपको वर्क फंक्शन 0 दिया हुआ है, तो आप यहां से आप यहां से काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो hc बाय में लैम्डा डैश, hc बाय में जो उसका है भाई, और यहां का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है आप लोगों को पता है h अपॉन में क्या होता है mv होता है, लेकिन आप काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको भी जानते हो रूट ऑफ 2m के, रूट ऑफ, तो यहां की भी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो और दोनों को बोलो क्या कर दो इक्वेट, तो यहां की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बोलो, स्क्वेयरिंग कर दो बोलो कितना आएगा, ये आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना आएगा h स्क्वायर अपॉन में 2m के, और k आ जाएगा आप लोगों को बोलो क्या, h स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर। अब ये भी काइनेटिक एनर्जी वो भी काइनेटिक एनर्जी, दोनों को इक्वेट कर दो, बोलो कितना आ जाएगा 2m लैम्डा स्क्वायर hc बाय में लैम्डा डैश। तुमने वो वाला प्रूव करवा दिया जो हमने क्लास में दिया था टेस्ट में, ये हो गया, बोलो कितना आएगा, समझ रहे हो बात को, लैम्डा डैश बराबर कितना आएगा 2mc लैम्डा स्क्वायर अपॉन में h। मैंने जो टेस्ट में दिया था वो यही वाला था शायद, यही था शायद टेस्ट में जो दिया था, टेस्ट में मैंने जो क्वेश्चन दिया था ना वो ये दिया था आप लोगों को कि वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, तो आपको इस वाली वेवलेंथ और इस वाली वेवलेंथ के बीच में रिलेशन बनाना था, डी ब्रोगली वेवलेंथ और किसमें बोलो फोटोन की वेवलेंथ के बीच में, तो वो रिलेशन ऐसे बन गया इन दोनों के बीच का। ये टेस्ट में प्रूव करने को आया था, आप लोग आधे बच्चे कर पाए थे आधे नहीं। सुन लो मेरी बात, ओए क्लास, अब आपको मैं यही तो बोल रहा था शुरू से, मैं तुम लोगों को एक बात बोल रहा था, ओए क्लास इधर आयुष दक्ष, क्वेश्चन में यार तुम लोगों को बोला गया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को रिलेट करना था, तुमने वो थोड़ी ना रिलेट कर दिया, तुमने तो कुछ और रिलेट कर दिया। चलो ठीक है, क्वेश्चन और हो गया तुम लोगों का, सुन लीजिए पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन क्या आया सुन लो, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को मैं, कंफ्यूजिंग लग रहा है तो दोबारा सुन लो। उसने बोला है, आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ध्यान सुनो, उसने बोला कि फोटोन की जो लाइट गिर रही है, प्लीज भाई चुप हो जाओ तुम लोग, इसने बोला जो लाइट ऊपर से गिर रही है फोटोन की, अगर उसकी वेवलेंथ आप लोगों को पता है कुछ भी है, मान लो लैम्डा है, मैं छोड़ो सारी बात, ऊपर वाले की लैम्डा है, और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो मान लो लैम्डा डैश है, वो बोलो क्या है, जो कि आपको पता है बोलो क्या होती है h अपॉन में क्या बोलो mv। वो आपसे रिलेशन पूछ रहा है, एग्जाम में आ सकता है, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड
लैम्डा डैश। ये क्या है लैम्डा और लैम्डा डैश सर क्या है? सर लैम्डा है फोटोन की वेवलेंथ। लैम्डा क्या है बोलो? और लैम्डा डैश क्या है? लैम्डा डैश क्या है? लैम्डा डैश है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन डेवलप करने को बोला तो कैसे रिलेट होगा? आप बताओ कैसे रिलेट होगा? तो इन दोनों को रिलेट करवा सकता है काइनेटिक एनर्जी। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज का जिक्र हुआ है कि वर्क फंक्शन जीरो। क्या जीरो बोलो? तो आपको पता है कि वी नो E इज इक्वल टू में 5 प्लस में के। क्लास बोर्ड पे देखना, एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। रेडिएशन की एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी से रिलेट होती है इस फॉर्मूले से, और डी ब्रोगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी से रिलेट होता है इस फॉर्मूले से। दोनों में काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं बताओ? अरे नितिन, अनुराग, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट है, और जो फोटोन की वेवलेंथ होती है वो भी काइनेटिक एनर्जी से। तो दोनों को कौन रिलेशन में लेके आएगा? काइनेटिक एनर्जी। कौन रिलेशन में लेके आएगा? दोबारा सुन लो, फोटोन की वेवलेंथ कहां पर है? इस ई में बैठी हुई है। बादल, फोटोन की वेवलेंथ कहां पर है बोलो? इस ई में बैठी हुई है, hc बाय लैम्डा में। और वो किससे रिलेट हो रही है बोलो? काइनेटिक एनर्जी से। सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ किससे रिलेट होता है बोलो? काइनेटिक एनर्जी से। दोनों के काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करके रिलेशन बना सकते हैं। तो मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे, अब समझ में आ गया आप लोगों को? मुझे बताओ फाई कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 0। उस क्वेश्चन में फाई 0 था, तो बोलो कितना आएगा? hc बाय लैम्डा बराबर कितना आ गया बोलो? पहला इक्वेशन। इधर से निकालो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा बोलो? इधर से निकालो काइनेटिक एनर्जी। तो के निकालने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो लैम्डा डैश का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या आया? तो काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना आ गया? h स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा डैश का स्क्वायर। सबने करा भी था बच्चों, बहुत बच्चों ने कर दिया था इस क्वेश्चन को। दोनों की काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दीजिए, तो आपका hc बाय लैम्डा बराबर आ गया h स्क्वायर अपॉन में बोलो कितना आ गया? बोलो कितना आ गया? h से h कैंसिल, और लैम्डा डैश का स्क्वायर बोलो, लैम्डा डैश का स्क्वायर कितना आ गया? h लैम्डा बाय में कितना बोलो? 2mc। घर जाके देखना, यही रिलेशन आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। या तो इसको मैंने इधर कर रखा होगा या इसको इधर कर रखा होगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और जो फोटोन की वेवलेंथ है उसके बीच में ये रिलेशन होता है। अगर ये पेपर में आया तो तुम लोग बना पाओगे, नहीं बना पाओगे रिलेशन? कैसे बनाओगे? विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी कैन रिलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन विद द डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में भी काइनेटिक एनर्जी है, और हमारा जो फोटोन का वेवलेंथ है उसके फॉर्मूले में बोलो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा भाई, तो वो आप रिलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया ऐसे समझ में? पक्का? तो ये वाला क्वेश्चन तो तुमने ये वाला तो गड़बड़ कर दिया। ये वाला क्वेश्चन क्या था? सुनो, कह रहे वही आएगा वही आएगा वही आएगा। सुनो, अब सुनो, इस क्वेश्चन को सुनना भाई। क्या है इस क्वेश्चन में? ये बोला गया है कि आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन बताना है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से। इंसिडेंट फोटोन की, तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या है? अरे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बोलो क्या है? hc बाय लैम्डा। hc बाय, मैं लेकिन अभी उसको लैम्डा डैश मान के चल रहा हूं जानबूझकर। क्यों? क्योंकि उसने डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया? लैम्डा इस्तेमाल कर दिया। तो मैं बोलूंगा भाई ये है h अपॉन में बोलो क्या? mv। अब मेरे को रिलेट करना है उस e के साथ, तो सीधा यार h के जरिए रिलेट कर लो। या तो h कितना रख सकते हो वहां से बोलो? e लैम्डा डैश अपॉन में बोलो कितना? c, तो mv। इसको ऐसे यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई बात समझ में? अरे सीधा रिलेशन बन रहा भाई। अरे इन दोनों का रिलेशन पूछा था, बस रिलेशन बना दिया, एच के जरिए रिलेट हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आगे बढ़ो, डायरेक्ट बनेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखते हैं इसको, डैड देखते हैं, डैड बनेगा इनवर्स बनेगा। पीछे क्या दिया उसका आंसर? इसको लास्ट में देखते हैं, पहले एक बार ये खत्म करते हैं। आ जाओ, सुनो भाई। ओए ये वाला बताओ, हो पाएगा? एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है बच्चों, बंसी का। एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, मूविंग विद द सेम स्पीड। जल्दी बोल दो, मूविंग विद द सेम स्पीड। इनमें से किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगा? कितनी बार बताऊंगी क्वेश्चन में? हो जाएगा ना? अरे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? एच अपॉन में क्या? एमवी। एच अपॉन में दोनों का स्पीड सेम है, तो जो मास का रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगा। उसके बाद क्या बोलता है? लाइट ऑफ वेवलेंथ। जल्दी आंसर कर देना भाई इसका। 430 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर और 660 नैनोमीटर की लाइट को गिराया जा रहा है किसी मेटल पे जिसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। 600 नैनोमीटर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाली लाइट गिरा रहे हैं। किस केस में फोटो एमिशन हो पाएगा और किस में नहीं हो पाएगा? भाई देखो, एक तो देखो स्मार्ट तरीका है, एक तो स्मार्ट तरीका है और एक तुम कैलकुलेटिव तरीका है। कैलकुलेटिव तो ये है कि तुम लोग बोलो कि मैं वर्क फंक्शन निकाल लूंगा hc बाय लैम्डा नॉट से, कि मुझे पता है h पता है, c पता है, लैम्डा पता है। अरे पता है ना कितना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है? 600। तो तुम लोग कर लोगे और फिर तुम लाइट की सबकी एनर्जी निकाल के कर लोगे। एक तरीका तो ये है जो कि लेंथी है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे
वर्क फंक्शन आपका जो भी होगा। अब आप मुझे बताओ कि मेरी जो लाइट की एनर्जी होनी चाहिए वर्क फंक्शन से बोलो क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अरे यार लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से बोलो क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और इसको ज्यादा रखने के लिए वेवलेंथ अब क्या जानी चाहिए, नीचे जानी चाहिए। वेवलेंथ क्या जानी चाहिए, समझे नहीं यार। 600 नैनोमीटर पे कुछ वर्क फंक्शन आया होगा, क्योंकि उसने बोला कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 600 है। 600 नैनोमीटर पे कुछ वर्क फंक्शन आया होगा, एग्री करते हो कि नहीं करते। वो कह रहा है बताओ कितनी वेवलेंथ वाली लाइट होगी जो मतलब इसमें से फोटो एमिशन करा देगी। तो मैं बोलूंगा अगर 600 पे जो वैल्यू आई होगी, लक्ष्य 600 पे कुछ वैल्यू आई होगी, अगर मैं 600 से और नीचे रखूंगा तभी तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी ना मुझे, तभी तो मेरे फोटोन की एनर्जी बोलो क्या होगी, ज्यादा। तो जो 600 से कम वाली वेवलेंथ है, 600 से कम वाली कौन कौन है बोलो, 450 और 430, इनका जो एनर्जी आएगा वो डेफिनेटली ज्यादा आएगा और ये फोटो एमिशन करा पाएंगे। बट 650 वाले का या 660 वाले का एनर्जी ज्यादा नहीं आएगा, ये फोटो एमिशन नहीं करा पाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्योंकि जब वेवलेंथ कम होती है ना तब एनर्जी बोलो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वेवलेंथ कम वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। अरे नहीं आ रहा भाई समझ में, पक्की बात है। तो ये कहीं से क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल टू हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। रिसेंटली क्वेश्चन किया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका बोलो, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का। कह रहा है उनके एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल की रेशियो बताओ, यानी वीपी अपॉन वी अल्फा। अभी करवाए, डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, आपको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो बताना है। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद बोलता है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, इनको एक्सेलरेट कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। लो भाई दोनों का बोलो क्या सेम है, वी सेम है। कह रहा है बताओ इनमें से किसका डी ब्रोगली ज्यादा होगा, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, सिंपल चीज है। उसके बाद ये देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना, मैंने जो देखी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बस इन्होंने एक न्यूमेरिकल डाल दिया, न्यूमेरिकल समझ सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं 50 किलोवाट से। कितने से बोलो, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। अरे यार तुम्हें पता है क्लास ये होता है, अब तुम लोगों को वी पता है, क्यों पता है, अरे इलेक्ट्रॉन है तनिष, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पता है, उसका मास पता है, एच पता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 50 किलोवाट यानी 50,000, यानी आंसर कर देंगे। अभी जो रिजॉल्विंग पावर वाला है बिल्कुल छोड़ जाइए, रिजॉल्विंग पावर सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक था पहले, अब ये नहीं है। रिजॉल्विंग पावर किसी को भी नहीं करना, तो ये फालतू में डाला गया। समझ में आ रही बात, बाकी सारा समझ में आ गया आप लोगों को। एक मिनट रुक जाओ, मुझे दिखाना एक बार एमटीजी किसके पास थी, हाँ दे दो। नहीं मैं कुछ और देख रहा हूं, मेरे को ये रिसेंट वाली है ना, इसमें कितने क्वेश्चन है, 79 बच्चों। ऑलमोस्ट क्वेश्चन मतलब सेम ही होंगे, एक साल के 3-4 क्वेश्चन बस अलग मिल जाएंगे आप लोगों को, 2024 के मिल जाएंगे इसमें बस, और बाकी सब क्वेश्चन तो सेम ही हैं। बच्चों शोर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 2024 में ना, 2024 में एक क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये फ्रीक्वेंसी है। मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बच्चों। ये 2024 में से एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो 24 का है, वो तो उसमें होगा नहीं, तो 3 या 4 ही ऐसे क्वेश्चन है, कोई 79, इसमें हमने 75 क्वेश्चंस करे हैं। तो तुम लोग मुझे बस ये बताओ, तीनों मेटल्स हमारे पास हैं, तीनों मेटल्स हैं M1, M2, M3। इन तीनों मेटल्स में से किसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होगा। लक्ष्य क्लास खत्म नहीं हुई है भाई भी, 1-1.25 घंटे की क्लास होती है, उसमें थोड़ा सा ना मतलब पेशेंटली पढ़ लिया करो, उसमें इतनी जल्दी एग्जॉस्ट मत हुआ करो, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ही सिलेबस की चीजें हैं। मेरे को पता है वो सेम चीज बार बार रिपीट होती है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल सेम है, बार बार यही क्वेश्चंस करने, तो वो बोरिंग लगता है। आपको करते बोरिंग लग रहा है, मुझे कितने पढ़ाते बोरिंग लग रहा हो, लेकिन हम कभी एनर्जी डाउन होने देते, अपनी नहीं होने देते। तो आप लोग ऐसे बातों में मत लगा करो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। अगर ओवर कॉन्फिडेंस था तो सेमीकंडक्टर में किसी के भी 18 नंबर भी नहीं आए 20 में से, सोच लीजिए। तो वहां सोच लीजिए कि अभी किसी के अच्छे नंबर नहीं आ रखे, तो भी ड्यूअल नेचर का भी होगा
तब भी देखेंगे आप लोग कितना तैयार करके आ रहे हैं अपने आप को। तो टॉपिक्स थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दिया करो, चाहे क्वेश्चन 5 बार भी आ रहा है ना, 5 बार सुनना है। अब क्वेश्चन ये इतना सिंपल 2024 के अंदर आया हुआ है कि कौन से मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? लक्ष्य बता। 2 का यार, क्या तो 1 बोलता कोई बच्चा या 3 बोलता, 2 तो कोई बोलता ही नहीं। ये तो बहुत ही मतलब वाहियात बात कर दी। हैं 3 का ज्यादा भाई, 3 का ज्यादा है, क्योंकि 3 की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे लेट इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, तो उसका वर्क फंक्शन भी सबसे, जिसको ग्राफ की नॉलेज है वो एकदम पकड़ जाएगा इस चीज को भी किसका क्वेश्चन सही होएगा। क्लियर हो रहा है? ऐसा एक आध कोई क्वेश्चन कोई और होगा, लेकिन होगा इसी रेंज से। अब डुअल नेचर की तैयारी घर पे कैसे करोगे तनिषा? डुअल नेचर की प्रिपरेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक टॉपिक है, आपको पता है, और जो सेकंड टॉपिक है, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, कौन सा टॉपिक है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। आज आप लोगों को डी ब्रोगली वेवलेंथ ही कराया गया है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर, हाँ नहीं वो तो इसमें चैप्टर में थोड़ा है, वो तो एटम में है, वो एटम, अरे नहीं एटम का है यार, वो सुनो वैसे दे दिया हुआ एटम का है भाई। आप लोग कुल मिला के इन फॉर्मूलों को पकड़ लो, इन्हीं के ऊपर ही बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सेम है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेलोसिटी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है, लेकिन इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करा गया है। निखिल, सुधांशु, तो 2 टॉपिक्स है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक बोलो क्या? डी ब्रोगली वेवलेंथ। जहां पर इसमें क्वेश्चन थोड़े दमदार है, बस एक ही पार्ट है, जब ये किसको रिलेट करवाने की कोशिश करता है? फोटोन की वेवलेंथ को, फोटोन की वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ को, और उसका रिलेशन मैंने आपको सिखाया कैसे करना है। विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोथ कैन रिलेट। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन उसका भी है, फोटोन की एनर्जी का भी है काइनेटिक एनर्जी रिलेशन, और इस डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी काइनेटिक एनर्जी से, तो दोनों से काइनेटिक एनर्जी को निकाल के इक्वेट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। समझ आया मैंने क्या कहा आप लोगों को? नहीं आ रही बात समझ में? तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है एग्जामिनर इस बिहाफ पे कंफ्यूज करे। वेवलेंथ ऑफ द फोटोन लैम्डा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डैश है, और दोनों का फॉर्मूला बोलो क्या है? अलग है। कुछ भी प्रूव करने को बोलते हैं, ध्यान रखना उसका लैम्डा और इसका लैम्डा अलग अलग होता है। क्वेश्चन में बोलते सेम है तो बात अलग है, बट वो लैम्डा अलग है और ये लैम्डा बोलो क्या है? अलग है। और इनको रिलेट करवा सकता है बोलो कौन? काइनेटिक एनर्जी। तो उसके जरिए आप जितने मर्जी रिलेशंस बना सकते हैं। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बताओ मुझे, पक्की बात है? तो आप लोगों का टेस्ट भी बहुत जल्दी है। अब सुनो, कल क्लास रखनी है, रख लेते हैं मेरे हिसाब से, और